है और उसके तो बच्चों, अधिकार अब हम वे आंखें को कविता उसे का अगला अधिकारहीन भाग कर दिया पढ़ेंगे। है, तो उसके चलिए अधिकारों देखते को हैं छीन लिया गया है। आगे का भाग। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण यानी तिनका तिनका। कवि कहते हैं कि वो उन लहलहाते हुए खेतों को देखकर उसके तिनके तिनके में किसान के जीवन की हरियाली थी। उन खेतों की हरियाली और उन खेतों के तिनके तिनके में उसका जीवन बसता था, उसके जीवन की अपार खुशियां बसती थीं। पर वो खेत अब उससे छिन गए हैं और जमींदारों ने उन खेतों पर कब्जा कर लिया है और उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया है। इसके आगे किसान की दारुण स्थिति देखिए, और भी दारुण स्थिति देखिए कि खेतों से तो बेदखल कर दिया गया, फिर आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जब उसे बेदखल किया गया तो उसने हस्तक्षेप किया, उसका विरोध किया, उसने और उसके बेटे ने उसका विरोध किया, उस अन्याय का विरोध किया। पर होता क्या है बच्चों कि उसके बेटे को जमींदार के लठैतों ने, कारकुनों की लाठी, कारकुन यानी लठैत, जो बड़े बड़े लोग गुंडे पाल के रखते हैं अपने लिए और वसूली के लिए और तरह तरह के अन्य अपराधों के लिए और अपनी करनी को छुपाने के लिए, तो ऐसे ही जमींदार लोग अपने लठैत पाल के रखते हैं और उन तो जमींदार के लठैतों ने अपनी लाठी से पीट पीट कर उसके बेटे को मार दिया। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, उसका एक ही बेटा था जिसे वो अत्यंत प्यार करता था, उसकी आंखों का तारा था, वो जवान बेटा था। लेकिन जब किसान ने और उसके बेटे ने अपने खेतों से बेदखल किए जाने का विरोध किया तो जमींदार के लठैतों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। तो बच्चों, कितनी दयनीय स्थिति है उसकी कि वो जिन खेतों में फैली हरियाली को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था और वो जो खेत उसकी खुशी का आधार थे अब वो भी नहीं रहे और इस प्रकार उसके जीवन की सारी प्रसन्नता चली गई। उसका जीवन बहुत ही नीरस हो गया और एक हाशिए पर खड़ा हो गया, वो अकेला बचा क्योंकि उसका जवान बेटा भी जमींदार के लठैतों की लाठियों का शिकार हो गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इसका विशेष देख लेते हैं अपन। ये 2 पैराग्राफ हो गए। तो पहले पैराग्राफ का विशेष देखिए कि कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है। ये तो आप हर पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर देखिए पहला पैराग्राफ में अंधकार की गुहा सरीखी और संसार कगार सदृश, इस दोनों में उपमा अलंकार है क्योंकि आंखों की तुलना गुफा से की गई है और संसार कगार सदृश, ठीक है, ये उपमा अलंकार है। सदृश मतलब के समान, ठीक है। दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है और काव्य की भाषा जो है वो खड़ी बोली है, तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली है और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे अंधकार, गुहा, दैन्य, सदृश्य, ये तत्सम शब्दावली का भी बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ऊपर की 2 लाइनों में, 2 पैराग्राफ में ये, और ये नीचे के 2 पैराग्राफ का विशेष देखिए कि हर पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि किसान की दारुण दशा का, उसकी दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके बाद इसमें आप लिखेंगे कि जमींदार द्वारा किसान का जमीन सहित सारी संपत्ति जो बेचने के लिए उसे बाध्य किया गया, उसे बेदखल किया गया, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। लहराते हुए खेत और कारकुनों की लाठी से मारे जाने का जो बिंब है वो बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है और आंखों में ही घूमा करता और आंखों का तारा मुहावरों का बहुत ही सटीक प्रयोग यहाँ पर किया गया है और तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भाषा बहुत ही सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन।
बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। महाजन यानी ऋणदाता, जो कर्ज दिया करते हैं उन्हें कहते हैं महाजन। जो सेठ और साहूकार होते हैं, जो किसानों की कहीं भी अंगूठा लगवा लेते हैं अनपढ़ लोगों से और कर्ज दे देते हैं, और इसके बाद उनका वो किसान जो चुकाता रहता है तो उसको ब्याज में काटते रहते हैं, और मूलधन जो है वो वहीं का वहीं रहता है। तो इस तरह उनकी कार्यशैली है और शोषण करने का तरीका है किसानों का, क्योंकि वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, कहाँ अंगूठा लगा रहा है उसे ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह से उन महाजनों ने क्या किया, बिका दिया घर द्वार। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। किसान की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं तो हमेशा आती रही हैं। कभी सूखा पड़ा, कभी बाढ़ आ गई, कभी फसल नहीं हुई, कभी कीड़े लग गए, कभी कुछ हुआ। किसानों के साथ हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रही है, और साल भर भी अगर लहलहाती फसल भी आ गई तो वो जो कर्ज पटाने में चला जाता है, पर महाजनों का जो कर्ज है वो कभी पटता ही नहीं है। सुरसा के मुंह की भांति वो बढ़ता रहता है और हमेशा ब्याज ही पटता रहता है, मूलधन वहीं का वहीं रहता है, और इस तरह से वो उनका शोषण करते रहते हैं। तो महाजनों के कर्ज में वो हमेशा से दबा रहा है, चाहे भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा हो और चाहे वो आज़ादी में रहा हो। महाजन हमेशा अपना पैसा वसूलते आए हैं, और पैसा वसूलने के लिए यहाँ पर जो दयनीय दशा का चित्रण है वो ये है कि किसान के घर द्वार सब कुछ महाजन ने नीलाम करवा दिया, और ब्याज की एक एक कौड़ी, एक एक पाई उसने वसूल कर ली, उसके घर द्वार बिकाकर। और उसके बरधों की जोड़ी, बरद यानी होता है बैल, किसान के बहुत प्रिय होते हैं उसके बैल और हल। तो रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान के जो बैलों की जोड़ी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उसको भी घर द्वार बिकने के बाद भी ब्याज नहीं पटा और कर्ज नहीं पटा, तो उन्होंने बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। कुर्क होना यानी नीलाम कर देना, कुर्की कर देना। तो उसकी बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया। उन बैलों की जोड़ी की याद आते ही, जैसे ही उसकी आंखों में उन बैलों की जोड़ी का दृश्य उभरता है, उसकी आंखों में चुभ जाता है, पीड़ा से वो आह भर उठता है। रह रह आंखों में चुभती वो जोड़ी, बैलों की वो जोड़ी रह रह कर उसकी आंखों में चुभती है, उसके कलेजे में चुभती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उजरी जो उसकी एक प्यारी सी गाय है जिसे वो उजरी नाम देता है, और उजरी जो है वो अपने मालिक से बेइंतहा प्यार करती है और मालिक भी उससे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए उजरी जो है वो किसी और को अपने पास फटकने भी नहीं देती। हमेशा किसान ही उसे दोहता आया है, क्योंकि किसान से उसे अत्यधिक लगाव है। तो उजरी जो अपने आसपास भी किसी को फटकने नहीं देती थी, और किसान ही उसका दूध निकालता था। दोहना मतलब दूध निकालना पशुओं का। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। तो इतना सुंदर संसार था उसका, इतना सुखद संसार था उसका, कि घर द्वार था, बैलों की जोड़ी थी, प्यारी सी गाय थी जो दूध घी से घर भरा रहता था। तो कवि कहते हैं आह आंखों में चुभता नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान का जो खुशहाल संसार था वो उजड़ गया, महाजनों ने उजाड़ दिया, और इस तरह से उसका सुखी संसार जो है वो दयनीय स्थिति में आ गया, और सारा सुख उसका चला गया। आगे देखते हैं बच्चों कि बिना दवा आगे क्या होता है किसान के साथ। इससे भी दयनीय स्थिति है, इससे भी दारुण दुख है उसके जीवन में। क्या दारुण दुख है कि बिना दवा दर्पण के घरनी यानी घरवाली, स्वर्ग चली आंखें आती भर,
पत्नी बीमार हुई और चूंकि सब कुछ उजड़ गया था, घर द्वार बैल गाय सब कुछ नीलाम हो गए थे, उसके पास दवा दारू के लिए पैसे नहीं थे और बिन दवा के अभाव में, उपचार के अभाव में उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया, स्वर्ग चली गई, यानी इस संसार से विदा हो गई। पत्नी भी चली गई। इसके बाद क्या होता है, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। माँ के जाने के बाद जो उसकी नवजात बच्ची थी वो भी कोई देख रेख करने वाला नहीं बचा, तो वो बच्ची भी 2 दिन के बाद, माँ के मरने के बाद वो भी मर गई। पत्नी भी चली गई, बेटी भी चली गई, बेटा भी चला गया। जमींदार के कारकुनों की लाठी से बेटा भी मारा गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से उसकी जो दशा है वो अत्यंत ही दारुण है। अब इसमें आप विशेष देखिए कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, किसान की दयनीय स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे आँखों में चुभना, आँखों में नाचना, ये मुहावरे हैं। और इस काव्य में अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दिखाई देती है, जैसे घर द्वार, कौड़ी, छोड़ी, उजरी, उसके, किसे, कब, ये सब शब्द जो है वो अनुप्रास अलंकार है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रह रह आँखों में चुभती, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और बरध जो शब्द है वो ग्रामीण शब्द है और इससे विशेष जानकारी मिली है। बर्धो आपके लिए नया शब्द है। भाषा वही सरल, सरस, प्रवाहपूर्ण। फिर बिना दवा दर्पण के घरनी, इसका विशेष देख लीजिए कि वही लिखेंगे जो 2-3 पॉइंट जो हैं वो कॉमन हैं, वो हर पैराग्राफ में आपको लिखने हैं। और करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें भराती, फिर बिटिया 2 दिन बाद मर गई, इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। दवा दर्पण में अनुप्रास अलंकार है और ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं आगे। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब उसके घर में सिर्फ एक विधवा बहू बची हुई थी। पतोहू मतलब पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी को पतोहू कहते हैं। अब केवल घर में पुत्र वधू बची हुई थी, उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगा दिया गया और उससे पूछताछ करने के लिए उसे कोतवाल ने थाने पर बुलाया, कोतवाली में बुलाया। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वैसे तो वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी मतलब बहुत गुणवान थी, गुणवती थी और घर को अच्छे से संभाल कर चलने वाली कुशल गृहिणी थी और घर चलाती थी मेहनत करके, इसलिए वो लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, हाँ ये अलग बात है कि पति की मौत के बाद जब वो विधवा हो गई, तो जैसे कि हमारे समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो संकुचित विचारधारा वाले लोग हैं, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि पति को खा गई, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो उसका स्वयं का हुआ है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उसको पति घातिन कह दिया गया, पति की हत्यारिन कह दिया गया। और कोतवाल ने भी उस पर पति की हत्या का आरोप लगाया और उसे कोतवाली में बुला भेजा पूछताछ के बहाने। और इसके बाद उसका वहाँ पर जो अपमान हुआ, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। वहाँ पर जिस तरह से उसका अपमान किया गया, उस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, ग्लानि से, लज्जा से उसने कुएं में डूबकर अपने प्राण दे दिए। तो इस तरह से वो पतोहू भी, पुत्रवधू भी क्या चली गई, उसके किसान के जीवन से वो भी चली गई। तो ये दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है किसान। ये शोषणकर्ताओं के शोषण को दर्शाया गया है, उसका एक चित्र उकेरा गया। देखिए दृश्य बिंब बहुत सुंदर है इस कविता में। मैंने कहा ना,
पंत जी प्रकृति के कुशल चितेरे कवि हैं, लेकिन इस कविता में आप देखिए कि पंत जी ने कैसे दृश्य का निर्माण किया है। आपको जब ये कविता पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने वो दृश्य कल्पनाओं में उभर के आएंगे, ठीक है। इसलिए इसे दृश्य बिंब कहते हैं, चित्रात्मक भाषा है ये, ठीक है। तो इसके बाद किस तरह उसका शोषण हुआ, किस तरह उस पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कैसे पूंजीपति लोगों ने उसके साथ कैसे अत्याचार किए, इसका कितना मार्मिक चित्रण है इस कविता में। खैर आखिरी पैराग्राफ है ये। खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब यहां पर देखिए, पैर की जूती यानी बहुत ही उपेक्षित और तिरस्कृत वस्तु। बेटा जी, हमारा समाज ऐसा है, ये पितृ सत्तात्मक जो व्यवस्था है हमारे समाज की, इसमें पहले के ज़माने में, आज भी ऐसे लोग हैं समाज में पर अब कम हैं, पहले के ज़माने में ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो स्त्री को पैर की जूती समझते थे, ठीक है। यानी उपेक्षित और तिरस्कृत वस्तु, तिरस्कृत व्यक्ति। तो पैर की जूती है, फिर जिस तरह पैर की जूती टूट जाने पर एक गई तो दूसरी खरीद के ले आए, दूसरी ले आए, तो ऐसे ही ऐसे रूढ़िवादी और संकुचित बुद्धि वाले लोग जो स्त्री को पैर की जूती मानते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है यहाँ पर कि कोई बात नहीं, कि पत्नी गई तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक गई तो दूसरी आ सकती है जीवन में, ना सही एक दूसरी आती, एक चली गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ सकती है, लेकिन पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। अब देखो यहाँ सांप लौटना और छाती फटना, मुहावरों का कितना सटीक प्रयोग किया गया है इसमें। सांप लौटते, पर पत्नी का तो इतना बड़ा नुकसान नहीं है, पत्नी का जाना कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है, बहुत बड़ी हानि नहीं है, पर उस पत्नी को तो फिर भी वो भुलाने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु का स्मरण होते ही उसकी छाती में सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसका दुख असहनीय हो जाता है, बहुत ही व्याकुल हो उठता है, वो बहुत ही बेचैन हो उठता है, पीड़ा से भर उठता है। फटती छाती यानी ये दर्द की असहनीयता का वर्णन है, छाती फटने लगती है उसकी छाती में सांप लौटने लगते हैं, वो अत्यंत व्याकुल हो उठता है और बहुत ही ज़्यादा असहनीय पीड़ा उसे होती है। इसके बाद पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। अब देखिए उसके पास कितना सुख था पहले, उसके खेत थे, उसके हल बैल थे, उसके पास गाय थी, उसका घर द्वार था और उसकी ज़मीन थी और उसकी पत्नी थी, बेटी थी, बेटा था, बहू थी, भरा पूरा परिवार था, भरा पूरा संसार था। इन सारे सुखों की जैसे ही उसे याद आती है, वो लहलहाते खेत याद आते हैं जिन्हें देखकर वो खुशी से झूम उठता था, वो बैलों की मस्त जोड़ी याद आती है, वो उसकी प्यारी उजरी सफ़ेद गाय याद आती है, उसको उसका जवान बेटा याद आता है, अपनी बेटी और अपनी पत्नी और दुधमुही बच्ची याद आती है, ये उसके घर द्वार और बहू याद आती है। ये सारे सुख जब उसे याद आते हैं तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में एक चमक आती है, एक बिजली सी कौंध उठती है, लेकिन वो सिर्फ एक पल के लिए होती है। अगले ही पल जैसे ही उसे अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और जैसे ही उसे अपनी वास्तविकता का बोध होता है, उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में कहीं खो जाती है और तीखी सुई के समान बनकर उसके हृदय में चुभ जाती है। तीखी नोक सदृश बन जाती, सदृश यानी समान, नोक के समान, तीखी नोक के समान यानी सुई के समान उसके हृदय में चुभ जाती है। तो सुख की जो चमक होती आई उसकी आंखों में वो क्षणिक है और उसके दुख का जबकि कोई अंत नहीं है
और इस प्रकार किसान के जीवन में हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, अवसाद, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरह से शोषणकर्ताओं ने किसान के जीवन के सारे सुख छीन लिए, उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया और उसे इस दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। तो देखते हैं इसका विशेष, देखिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट जो दो चार लाइनों के दो पैराग्राफ हैं, उनका विशेष देखिए कि इस काव्यांश में किसी की मानसिक दशा का बहुत ही करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। ना सही एक दूसरी आती, ऐसा कहकर नारी के प्रति संकुचित और रूढ़िवादी सोच को उजागर किया गया है। स्त्री जाति के प्रति जो रूढ़िवादी और संकुचित सोच है उसको उजागर किया गया है पैर की जूती कहकर, और ना सही एक दूसरी आती, ठीक है, उसकी कीमत को, उसकी वैल्यू को एकदम ना के बराबर शून्य कर दिया गया है। और इसके बाद मुहावरेदार भाषा का प्रयोग तो बहुत ही सुंदर है, जैसे सांप लौट, तो मुहावरेदार भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे कि सांप लौटना, छाती फटना, मुहावरों को सटीक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है, वही भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त भाषा खड़ी बोली है। और तो बच्चों, आज का वीडियो, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। ये था कविता वे आँखें। अब हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।